हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉरियर जोन। आपको मैंने पहले भी आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में कुछ बेसिक टाइप सिखाई थी कि आप लोगों ने कैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से डील करना है। अब उसके अंदर हम लोग जो पहले थोड़ा काम कर चुके हैं उसको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इससे पहले वाली क्लासेस में आपको मैंने एनडीए मैथ्स के अंदर आपको मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सिखाया था। लेट अस सपोज आपको मैं पहला स्टेप जो करवा चुका हूँ, पहली जो टाइप हो चुकी है हमारी दैट इज मैट्रिसेस हो चुकी है, ठीक है। सेकंड टाइप जो हमारी हो चुकी है प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर ली है कि प्रॉपर्टीज क्या बनती है किसकी, मैट्रिसेस की। प्रॉपर्टीज किसकी करवाई है, मैट्रिसेस की। अब फोर्थ टाइप कंप्लीट करवाने के बाद आपको मैंने थर्ड टाइप करवाई थी दैट इज डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या था, कैसे आप लोगों को डील करना है, कैसे आप लोग डिटरमिनेंट्स को पूरा सोल्व करेंगे और या फिर क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं डिटरमिनेंट्स की, वो सारी चीजें आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ। सो बच्चे, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए, ठीक है जी। मुझे दिखना चाहिए कि मेरे बच्चे जो है सारे के सारे इस लेक्चर को देख रहे हैं और जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटेंट एक्चुअल में आपके लिए क्या है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स की कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे दैट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या बनता है उसकी बात करेंगे। फिर उसी के बाद हम लोग बात करेंगे आगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कि आपको इनवर्स किस तरीके से निकालना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, एडजॉइंट भी निकालना सीखेंगे और आज हम लोग क्या सीखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी निकालना सीखेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेके चलता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब एडजॉइंट या इनवर्स निकालना कैसे है, तो आपको इसके लिए मैंने बच्चे कोफैक्टर्स निकालना सिखाया था, उसको मैं यूज करूंगा। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कि आप लोग एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब एडजॉइंट निकालने का मेथड क्या बनेगा, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बना दिया, एक डिटरमिनेंट बनाया 3 2 4 5 1 6 4 2 1 ये आपको दे रखा है और आपने इसको सोल्व करके बताना है कि इसका एडजॉइंट क्या बनेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए ना आपको एक पहले वाला जो प्रीवियस वर्ड था कोफैक्टर, वो कोफैक्टर वर्ड समझ आना चाहिए। अगर आपको वो कोफैक्टर वर्ड समझ आ रखा है ना तो एडजॉइंट तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, जल्दी से नोटबुक उठा लो, 5 मिनट के अंदर आपको मैं एडजॉइंट टॉपिक समझाने वाला हूँ कि एडजॉइंट टॉपिक कैसे आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उससे पहले फटाफट लाइक बटन दबा दो सारे के सारे, वीडियो को लाइक करना है आप सबने। अब देखिए आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करिए, पहले कोफैक्टर निकालिए, किसका, इसका A11 का, मतलब C11 निकालना है। पहली बात तो देखो जी C11 1 + 1 2 बनेगा। 2 अगर इवन नंबर होगा तो नेगेटिव नहीं लिखना, अगर ओड होगा तो नेगेटिव लिखना है। 1 + 1 2 बना, वो इवन नंबर है तो हमने नेगेटिव नहीं लिखना, हम लोग बोलेंगे इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। अगला स्टेप क्या होगा, C12। अगला स्टेप क्या होगा, C12। अगर C12 निकालना है तो आप देखिए 1 + 2 आया 3, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव। इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, बाकी लिख दो। क्या लिखेंगे, 5 6 4 1। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बाद में आपको मैं अगले एग्जांपल में शॉर्टकट में बताता हूँ। अब जैसे आप देखिए C13 लेके चले, अगर C13 लेना है तो देखो 1 + 3 क्या आएगा, 4 इज एन इवन नंबर, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखूंगा। इस चीज को समझिए बच्चे कि अगर इवन नंबर हो तो हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखना और अगर ओड नंबर हो तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। सो C13 इसको छोड़ दिया, 5 आया, 1 आया, 4 आया, 2 आया, ये बन गया। अगर मैं लेके चलूं C21 लेके चले तो आप देखिए C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दिया
तो आप देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बोलूंगा 2 4 2 1 ये आ जाएगा। अगला हमारे पास बनेगा C22 ये बन जाएगा C22। अब C22 क्या बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 1 ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया, पहली बात तो नेगेटिव लगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना, C22 देखो इसको लो, इसको छोड़ दो 3 1 4 4 ये लिख दो, 3 लिख दो और 4 लिख दो, 3 लिख दो 4 लिख दो, इसको लेना था हमने है ना, इसको छोड़ा था 3 1 1 4 ये मतलब ये आया 4 और यहाँ आया 1। वैसे ही बच्चे आप लोग निकालेंगे C23, फटाफट निकालते जाइए, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे। फटाफट देखते हैं C23। अब C23 इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, पहली बात तो 2 + 3 क्या आएगा हमारा 2 + 3 जो है हमारा यहाँ पे बनेगा 5। 5 बनने का मतलब क्या बन जाता है, 5 बनने का मतलब क्या बन जाता है, हम लोग एक सिंपल सा स्टेप बोलेंगे यहाँ पे कि पहली बात तो यहाँ पे इक्वल टू नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ओड नंबर है, और 2 3 निकालने के लिए इसको छोड़ दो, बाकी सोल्व कर दो 3 2 4 2 ये बन जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा जी C31, जल्दी से निकालते जाओ बच्चों। C31 तो आप बोलेंगे 3 + 1 4 आया, 4 मतलब एक इवन नंबर आया, तो इवन नंबर का मतलब आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे 3 1 ये थर्ड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो और बाकी सारा रख दो, मतलब क्या लिखोगे 2 4 1 6 ये लिख दिया। C32 ये बनेगा C32, तो ये देखो नेगेटिव लगाना पड़ेगा पहली बार, मैं बार नहीं बताऊंगा। 3 + 2 5 बना तो मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया। अगला स्टेप क्या होगा, इसको छोड़ दो, बाकी लिखो 3 5 4 6 ये बन जाएगा। C33 ये ले लो, C33 ये ले लो, तो आप बोलेंगे जी नेगेटिव छोड़ दिया, यहाँ पे पॉजिटिव था वो आ गया हमारे पास। दूसरी बात इसको छोड़ दो 3 2 5 1 ये ले लो 3 2 5 1। अब बच्चे इसको ना फटाफट सोल्व करके लिखवा दो मेरे को जल्दी से, कि अगर मैं इसको आपके पास लेके चलूं तो मेरे कोफैक्टर क्या बनेंगे वो लिखते हैं फटाफट, बाद में बताऊंगा अगला स्टेप क्या होगा। 1 आएगा -8 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा -8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -7। यहाँ पे 5 आएगा -24 होगा, 5 -24 -19 होगा ये लिख दिया। यहाँ पे 10 आएगा -6 8 होगा, सॉरी 10 -4 होगा, तो यहाँ पे 6 आएगा ये बन गया। अगला यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो 2 - 8 -6 आएगा। अगला स्टेप यहाँ 3 आएगा, यहाँ 16 आएगा, सो 3 - 16 -13 आएगा। अगला स्टेप ये 6 आएगा, -8 आएगा, 6 - 8 -2 आएगा, ये स्टेप बन गया। अगला स्टेप ये 2 से 12 आएगा, -4 आएगा, तो ये 8 आएगा, ये स्टेप हो गया। अगला स्टेप ये 18 आएगा, -20 आएगा, सो 18 - 20 कितना आएगा, -2 आएगा। अगला स्टेप ये 3 आएगा, -10 आएगा, सो 3 - 10 -7 आएगा। ये मैं जानबूझ के पास करवा रहा था क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ पहले भी करवा रखी है और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देखिए ये आएगा। अब देखिए बस आपने जब कोफैक्टर लिख लिया ना, उसके बाद अगला स्टेप क्या बन जाता है, आप लोग बोलेंगे कि कोफैक्टर का मतलब ये है, कोफैक्टर का मतलब ये है कि बस आप ना इसका ट्रांसपोज निकाल दो, इसका आप लोग क्या करो ट्रांसपोज निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या बताया था, ट्रांसपोज में बताया था कि रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम को क्या बना देना है, रोज बना देना है। अब अगर रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना देना है, दैट मींस बस आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी ये -7 -19, ये आया 6, ये आया -6, ये आया -13 और ये आया -2। अगला आया जी 8, यह आया -2, यह आया -7। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा बच्चे एडजॉइंट आ गया, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। आप सोच रहे होगे सर क्या करवा लिया, ये क्या करवा लिया, उलझ गए हम इस चीज के अंदर।
है ना। देखिए एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और बच्चे एक बार अगर आपने एडजॉइंट निकाल लिया, एक बार अगर आपने एडजॉइंट निकाल लिया तो उसके बाद आपका ए इनवर्स भी निकलेगा। मतलब एडजॉइंट, कोफैक्टर, ये इनवर्स, ये सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं। आपको मैंने पहला कंसेप्ट करवाया कि हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से निकालना है, फटाफट इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाता हूं अभी। हाँ जी बच्चे, अब देखिए मैंने फिर से एक आपके सामने मैट्रिसेस लिखी है। आपने क्या करना है, इसका मुझे एडजॉइंट निकाल के बताना है कि एडजॉइंट क्या निकलता है। पहला स्टेप आपको मैंने बताया है कि आपको ना कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। C11, C12, C13 ये निकालो, फिर C21, फिर C22, फिर C23 ये निकालो, उसके बाद C31, उसके बाद C32 और उसके बाद C33 ये निकालिए। और फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, जो भी कोफैक्टर आते हैं उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना। अगर आपने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। बस बात खत्म। अब कोफैक्टर्स के लिए इतना सोचने वाली बात नहीं है और ना ही मैं बार बार लिख के करवाने वाला हूँ। आप लोग देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी आपको समझाया था कि मान लीजिए इसको आपने लेना है, तो आप देखो इसकी पोजीशन को, अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसकी पोजीशन को लेके चलेंगे, आप लोग बोलेंगे इसकी पोजीशन क्या है भाई, A11 ये पोजीशन है। अब अगर इसकी पोजीशन A11 है तो मैं बोलूंगा A11 इवन नंबर, 1 + 1 2 दैट इज इवन नंबर। अगर ये इवन है तो माइनस तो आने वाला है नहीं है। इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दो, इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 - 40 माइनस का 38 ये लगा दिया, ये लगा दिया। अगला स्टेप आप इसको लेके चलिए। अब देखिए इसमें ये क्या है, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब देखिए ये आएगा, तो आप बोलेंगे इसको छोड़ दो, 6 - 32 6 - 32 माइनस का 26 माइनस पहले भी बाहर था तो वो बन जाएगा प्लस। प्लस बनने का मतलब ये है, प्लस बनने का मतलब ये कि इसको छोड़ दो यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे जी ये आ गया हमारा आपके पास C12 है ना। अब C13 निकाले तो बस इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दो, 30 - 8 कितना आ जाएगा, 22 ये बन जाएगा है ना। अगला स्टेप क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसका निकालना है ना। अब देखिए इसको निकालना है तो आपको पता ही है कि भाई ये क्या होगा हमारा 2 + 1 होगा, 2 1 होगा, 2 1 मतलब नेगेटिव होगा। बाकी देखते हैं, इसको और इसको छोड़ दो, इसकी कॉलम को, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दो। 3 - 25 माइनस का 22 बाहर नेगेटिव था तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 22 ये आ जाएगा। अगला यहाँ अगर देखें तो देखो इसको अगर लेके चलें तो 2 2 आएगा, दैट मींस ये ले लिया ये और ये छोड़ दिया। 4 - 20 कितना आया, माइनस का 16 ये बन गया। अगला अब देखिए इसको अगर लेके चलूं तो ये 8 मैंने छोड़ दिया, 8 की पोजीशन देख लिया करो बस, ये क्या है 2 3 ये है, मतलब नेगेटिव है पहली बात तो, बाकी देखेंगे। अब अगर ये नेगेटिव है इसको और इसको छोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो, 20 - 12 -8 नेगेटिव बाहर है तो वो 8 आ जाएगा, ये बन गया। अगला स्टेप दोबारा लगाएंगे। आप देखिए इसको अगर लेके चलूं तो मैंने इसकी पोजीशन को लिया, इस 4 को लिया, यहाँ पे मैंने बोला इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, A31 का मतलब 3 + 1 4 आया, 4 का मतलब नेगेटिव, इसको और इसको छोड़ दो, 24 - 10 40 ये आ जाएगा। अगला अब देखिए ये लेके चलो तो क्या आएगा, 3 2 A32 आएगा, 3 + 2 5, सो माइनस ले लिया पहली बात तो, ये और ये छोड़ दिया, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया। 32 - 30 कितना है 2 बाहर लगाया नेगेटिव तो आया -2। बस अगला स्टेप फिर से कंप्लीट करो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, A33 ये बनेगा, 3 + 3 6 बना, 6 का मतलब ये है 3 + 3 6 बना। तो मुझे पता है कि ये देखिए ये पोजीशन बनी, तो आप इसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लो और दूसरी बात इसको छोड़ दो, 8 - 18
माइनस का 10 ये आ गया। अब वही इसका ट्रांसपोज निकाल दो। अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 38, 26, 22, 22 माइनस का 16, ये आया 8, ये आया 14, ये आया -2, ये आया -10। दैट इज योर फाइनल आंसर हियर। दैट इज योर फाइनल आंसर हियर। बस यही तो था एडजॉइंट, बस कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द एडजॉइंट बच्चे। इसके बाद आपको मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, मैं आपको इनवर्स निकालने सिखाने जा रहा हूँ। भाई इनवर्स आपने किस तरीके से निकालना है उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी बच्चे, अभी आपको मैंने क्या करवाया था, आपको मैंने सिखाया कि एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। अब इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट बनता है दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ना इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का आप नहीं निकाल सकते हो। आपको मैट्रिक्स को ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज मैं 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे आपके पास 2 4 2 4 इस तरीके से बना दिया, ठीक है। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मुझे पता है ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, 4 × 2 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। सो 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर 8 - 8 0 आ जाएगा दैट मींस जो a डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिस मैट्रिक्स में a डिटर्मिनेंट जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। और अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूं तो उसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो जिसमें हमारे पास क्या हो, a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। दैट मींस वो मैट्रिक्स जो हो वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस पता लग गया होगा। सिंगुलर का मतलब क्या था, जिसमें हमारा a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 0 में। और नॉन सिंगुलर क्या था, जिसमें हमारा a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, नॉट इक्वल टू 0 था। और अगर हमारा a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और a डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा तो वो a डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर होगा, a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे वो मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। इसका जो इनवर्स होगा वो क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। चलो दैट्स ऑल अबाउट दिस कांसेप्ट। आपको बेसिक समझाना जरूरी था। इसके बाद मैं नेक्स्ट करवाता हूँ, फटाफट से कंटिन्यू करो, उसको नोट करो। हाँ जी बच्चे, ये देखिए आपको इनवर्स निकालना है इसका, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका आपको इनवर्स निकालना है। क्या फॉर्मूला इनवर्स का वो सुन लो। ए इनवर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को निकाल के, एडजॉइंट ऑफ ए को निकाल के उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या निकल आता है, ए का इनवर्स निकल आता है। ए इनवर्स का मतलब होता है -1, ए इनवर्स का मतलब होता है -1। सो लेट्स मूव टू द एडजॉइंट। हम लोग पहले इसका एडजॉइंट निकाल के लाते हैं। तो अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था, आप पहले तो पोजीशन देखिए, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 मतलब ऑड नंबर नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 मतलब पॉजिटिव, 4 मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आने वाला है 3 1 पॉजिटिव, 3 2 नेगेटिव, 3 3 पॉजिटिव, ये होने वाला है। अब आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 72 - 8 कितना आ जाएगा 64, पहली बात। तो अगला इसको छोड़ दिया 64 - 2 62 माइनस बाहर आएगा माइनस का 62। अगर इसको लेके चले प्लस तो ये छोड़ दिया तो यहाँ पे 4 आया, माइनस में 9 आया, सो माइनस का 5 आया, ये लिया मैंने यहाँ पे, है ना। अगला स्टेप क्या होगा, मैंने इसको लिया नेगेटिव, यहाँ पे माइनस को बाद में लेके चलूंगा, है ना, माइनस को बाद लेके चलूंगा। एक बार चेक करने दो मुझे, ये और ये सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आया था, ये और ये छोड़ा, मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे छोटी सी, ठीक कर लेंगे मुझे। देखिए ये स्टेप तो हमारा ठीक था, ये वैल्यू जो हमने बनाई है ये वैल्यू हमारी ठीक थी।
है ना। इसके बाद हमारा छोटा सा स्टेप क्या बन जाता है, एक और वो भी देख लीजिए। मैं आपको सिंपल सा स्टेप बोला था कि साइन मैंने देख लिए, इसको और इसको छोड़ा, 72 माइनस 1 64 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने इस कॉलम और इस रो को छोड़ा, तो 16 माइनस 4 16, देखो 16 माइनस 4 कितना आएगा 12, माइनस का 12 आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे प्लस ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया इनको, तो 4 माइनस 9 माइनस 5 ये लिख दिया यहाँ पे। अगला स्टेप, इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ये लिया 2, इसको छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव है ये कॉलम ये रो चली चली, 32 माइनस 4 28, माइनस आएगा बाहर तो माइनस का 28। इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया तो 64 माइनस 2 62, पॉजिटिव ही है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अगला स्टेप, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया तो ये 4 आया, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, अब देखिए ये रो चली गई ये कॉलम चला गया, तो मुझे पता है ये 8 8 का 64 माइनस सॉरी ये और ये गया था, तो यहाँ पे इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12, ये देखिए ये आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए ये मुझे पता है इसको और इसको छोड़ूंगा तो यहाँ 16 आएगा माइनस का 18 आएगा, तो ये माइनस का 2 आएगा। अब देखिए अगला 2, इसको और इसको छोड़ दिया मैंने, इसको और इसको छोड़ दिया, अगला स्टेप क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई, 32 माइनस 4 28, नेगेटिव बाहर लगाया सो माइनस का 28। अगला स्टेप, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, 72 माइनस 8 कर दिया, कितना आया 64। बच्चे ये आ गया हमारा। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए फटाफट से, क्या आ जाएगा 64 माइनस का 12 माइनस का 5, उसके बाद माइनस का 28 62 12, ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 28 और ये आया 64, ये आया हमारा A ट्रांसपोज, ये आया हमारा A ट्रांसपोज। अब अगर A ट्रांसपोज आ गया सॉरी एडजॉइंट आ गया, तो बस एडजॉइंट अगर आ गया तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चे। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है, क्या सिखाया था, 8 इसको और इसको छोड़ दो, 72 माइनस 8 64, माइनस लगा दो 4 इंटू इसको और इसको छोड़ दो, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12, है ना, प्लस लगा दो 2 ले लो यहाँ पे, इंटू में क्या करेंगे आप लोग, इंटू में आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये छोड़ दिया 4 माइनस 9 माइनस का 5, बस ये आएगी हमारा डिटर्मिनेंट, ये आया हमारा A इनवर्स। तो इसका जो वैल्यू आएगी इसको निकाल के डिवाइड बाय A डिटरमिनेंट कर दीजिए, मतलब A इनवर्स अगर निकालना है सो एडजॉइंट ऑफ A आपके सामने पड़ा है, डिवाइड बाय A डिटरमिनेंट कर दो, दैट इज A इनवर्स इनवर्स। अब एक शॉर्टकट एक प्रॉपर्टी और याद रखना, एनडीए में इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, कहता A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू व्हाट। आपको याद रखना है कि अगर A इनवर्स इनटू सॉरी A डिटरमिनेंट, अगर A इनवर्स इनटू A डिटरमिनेंट पूछा जाए तो वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा स्टेप बनेगा बच्चे। सो बच्चे ये हमारा क्या था, आपको मैंने सिर्फ निकालना सिखाया कि आपको A इनवर्स कैसे निकालना है। अभी के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ A इनवर्स एज वेल एज कैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। देखिए जरा फटाफट नोट कीजिए इसको। हाँ जी बच्चे, अभी आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने निकालना सिखाया था A इनवर्स निकालना सिखाया था और आपको मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था, है ना। ये चीज़ तो हम लोग कर चुके हैं। अब बच्चे इसके बाद जो हमारा लास्ट जो स्टेप बनता है मेरे हिसाब से वो बनता है नेचर ऑफ इक्वेशंस। ये आपको मैं करवाना भूल गया था एक्चुअल में, क्रैमर रूल के बाद ही करवाना चाहिए था। अभी इसको खत्म करते हैं। नेचर ऑफ इक्वेशंस में क्या बन जाता है वो देख लीजिए जरा। लेट अस सपोज मैं 3 इक्वेशन लेके चलता हूँ, a1x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d1। वैसे ही बनता है a2x, वैसे ही बनता है a2x प्लस b2y प्लस c2z। सॉरी ये मैं गलत लिख गया इक्वेशन यहाँ पे,
इक्वेशन थोड़ी ठीक कर लेना भाई, दोबारा लिखते हैं इसको। आपको दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ये बन जाएगा। उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, ये बन जाएगा। सो आपको नेचर ऑफ इक्वेशंस निकालना है कि इक्वेशंस का नेचर क्या बनता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखी हैं, ये 3 इक्वेशंस है आपके सामने। आपको इक्वेशंस का नेचर बताना है क्या है। आपको ना मैंने इन इक्वेशंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल समझाया था, और वो रूल क्या था हमारा, दैट इज़ क्रैमर रूल। अब ये क्रैमर रूल में हम लोगों ने क्या किया था, पहले तो उसको देख लो जी। क्रैमर रूल में आपको मैंने ये समझाया था कि आपको किसी भी इक्वेशन का कैपिटल डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है, फिर आपको d1 निकालना है, फिर आपको d2 निकालना है, फिर आपको d3 निकालना है। अगर ये चीज़ आपको याद है d1, d2, d3, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको d निकालना है, आपको d1 निकालना है, आपको d2 निकालना है, आपको d3 निकालना है। सो बच्चे अगर बात करें हम लोग d की, तो आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था कि एक मैट्रिसेस ले लो, इस तरीके से डिटर्मिनेंट बना लो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर ले लो a3 b3 c3, ये ले लो, है ना। और इसको सोल्व करके निकाल दो, d की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करके निकाल दो, d की वैल्यू आ जाएगी। और अगर बच्चे ये d की वैल्यू आ गई, तो वैसे सिमिलरली आपको d1 को रिप्लेस करना है a1 के साथ, फिर d2 निकालना है, फिर d3 निकालना है। अब इक्वेशंस का नेचर कैसे आप पता करोगे, आप लोग बोलोगे कि हमारे पास जो इक्वेशंस का नेचर है वो हम लोग 2 तरीके से, 2 मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो जो 2 मेथड है उनको मैं आपको वो लिख के दिखाता हूँ क्या बन जाता है हमारा। आप देखिए, लेट अस सपोज मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास पहला जो नेचर होता है इक्वेशन का, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, सेकंड अगर बात करूं, पहला था यूनिक सॉल्यूशन, अगला था हमारा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और जो थर्ड था हमारा दैट इज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये बन जाता है हमारा। मैंने आपको बोला पहला जो था हमारा यूनिक सॉल्यूशन था, सेकंड जो था हमारा मैनी सॉल्यूशन था, और जो थर्ड वन था हमारा वो क्या था, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आपने बताना है कि इसमें क्या कंडीशंस बन जाती है। सो बच्चे देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ना हमारा जो डी होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये बनता है। मैनी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा डी 0 है, डी इक्वल है 0 के, तो d1 भी इक्वल टू 0 होगा, d2 भी इक्वल टू 0 होगा, और d3 भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो अगर d 0 के इक्वल है, d1 0 के इक्वल है, d2 0 के इक्वल है, d3 0 के इक्वल है, तो आप बोलेंगे वो कौन सा सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। समझ आ गई होगी सबको बात ये। अब अगर आप ये बात समझ पाए बच्चे, तो देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बन जाती है, कहता किसी भी इक्वेशन का अगर नो सॉल्यूशन होगा तो उसमें d जो है 0 के इक्वल होगा, और कहता इधर d1 d2 या d3, d1 d2 या d3 इनमें से कोई भी एक किसके इक्वल होगा, 0 के। कंडीशन ये है d1 d2 d3 में से कोई एक 0 के इक्वल, या d1 d2 d3 में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, देन द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये बोलेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग बोलेंगे d इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, और अगर हम लोग मैनी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो मैनी सॉल्यूशन में हम लोग बच्चे बोलेंगे d इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0, d3 इज इक्वल टू 0। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ये आपको मैंने सिर्फ नेचर ऑफ इक्वेशंस बताया है कि इक्वेशन का नेचर क्या बनता है, आपको मैंने वो समझाया आज, ठीक है। इसके बाद आपको मैं इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ, और आज के लेक्चर को वहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। नोट करिए फटाफट इसको।
हाँ जी बच्चे, अब देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। पहली बात तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, यूनिक की दे रखी है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, मुझे के की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए मुझे पहले डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो बच्चे डिटर्मिनेंट क्या बनाऊंगा, मैं बोलूँगा x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास y का कोफिशिएंट माइनस k है, z का -1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा k, देन आएगा यहाँ पे -1, देन यहाँ पे आएगा -1, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा -1, ये बन जाएगा। तो बच्चे देखिए अब ना मुझे इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लगा के किसी ना किसी तरीके से थोड़ा इजी करना है क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है कि इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के, क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला तो मतलब d इज इक्वल टू क्या लेके चलूंगा, 0 लेके चलूंगा। सो आपको बोला गया पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आप लोगों ने। सो आप लोग क्या करेंगे इस केस में, आप लोग बोलेंगे जी इसको इसमें एक बार ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो। मतलब आप लोग क्या करिए, R2 इज इक्वल टू ऑपरेशन लगा दो पहले तो, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये लिख दो। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस के माइनस 1, ये आया 0, R2 ये देखिए R2 माइनस R1, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 0 आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा k -1, ये आ जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, k -1, ये आ जाएगा। आगे अगर लेके चलेंगे बच्चे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जी इसमें भी यहाँ पे R3 यहाँ पे आएगा R3 माइनस R1, R3 माइनस, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे मैं लेके चलूँगा, एक सिंपल सा स्टेप बनाऊँगा मैं बोलूँगा जी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R3 ये लिख दिया, आपके पास ये लिखा R3 माइनस R1, ये बन गया है ना। तो आप यहाँ लगाइए R3 माइनस R1, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस k, तो ये आ जाएगा k प्लस 1, ये बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, 0 आ जाएगा। बस ऐसा क्यों किया, अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना इजी हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लेके चलूँ तो ये a11 होता है, ये a12 है और ये a13 है, तो इवन वैल्यू है। पहली बात तो -1 लगा दो बाहर, इसका कोफिशिएंट अगर सोल्व करें, डिटर्मिनेंट सोल्व करें तो ये कॉलम ये रो छोड़ दो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 माइनस 0, क्यों 0 इंटू k माइनस 1 0 होगा, तो आप बोलेंगे जी ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर ये आप समझ पा रहे हो तो आप बोलेंगे फिर k स्क्वायर माइनस 1 जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर बच्चे ये k स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल आया तो मतलब k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, और अगर ये k स्क्वायर 1 आया तो आपकी जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। k की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी, प्लस माइनस 1। दैट इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा भी k की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या बन जाती है, -1 एंड +1। और ये पॉसिबल क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। रट्टा मारना है आपको इस क्वेश्चन का, फिर भी आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कहाँ से आया, कैसे आया। आपको ये क्वेश्चन जो है याद रखना है, किसी भी पॉइंट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली एज इट इज। जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए के अंदर पहले भी। अब ये क्वेश्चन है क्या, आपको ना 3 वर्सेस दे रखे हैं ट्राइंगल की, a(x1) y1, b(x2) y2, c(x3) y3। आपको मैंने इतना तो करवा ही दिया कि आप पहले डिटर्मिनेंट बनाओगे एरिया निकालने के लिए। आप बोलोगे x1 y1 1, x2 y2 1,
x3 y3 1, इसका क्या करना होता है आपने 1/2 बराबर किसके इक्वल होगा, डेल्टा के, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यही सीखा था ना, x1 y1 लिख लो, x2 y2 लिख लो, x3 y3 लिख लो, 1 1 1 लिख दो, इनटू में 1/2 बराबर डेल्टा। अब अगर आप ये समझ पा रहे हो बच्चे, तो आप देखिए पहले तो मैं डिजायर्ड फॉर्मेट बनाऊंगा, डिजायर्ड फॉर्मेट बनाने के बाद बात करूंगा। अगर डिजायर्ड फॉर्मेट बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, इस 2 को अगर मैं वहां लेके जाऊं तो मैं बोलूंगा जी x1 आपके पास x2 x3, ये आ जाएगा y1 y2 y3, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 डेल्टा, ये आ जाएगा। अब अगर आप ये समझ पाए तो अभी भी मुझे 2 चाहिए, अभी भी मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। अब 2 का मतलब क्या बन जाता है बच्चे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनडायरेक्टली मुझे वहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब आप किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट के अंदर आपको बताया था। तो आप बोलेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे आया 2, यहाँ आया 2, यहाँ पे आया 2, बराबर किसके आ जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, बराबर किसके आ जाएगा, 4 डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। अब ये बन जाएगा। अब अगर ये 4 डेल्टा के इक्वल बना, थोड़ा मैं रब करता हूँ, स्पेस बनाए थोड़ा सा। अब देखिए अगर ये 4 डेल्टा के इक्वल बना तो उसका मतलब तो ये बन जाता है कि आगे इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो हम लोग इसको आगे यूज़ कर सकते हैं ना। 4 डेल्टा के इक्वल आया तो आप देखिए यहाँ तो मुझे स्क्वायर दे रखा था निकालने को, अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए ज़रा, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जी ये आ जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2, ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 डेल्टा का स्क्वायर, दैट मीन 16 डेल्टा स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें एक बात तो पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 16 डेल्टा स्क्वायर जो है इनडायरेक्टली किसके इक्वल होगा, √3/4 a स्क्वायर के इक्वल होगा। ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ रखी है भाई, ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ रखी है। 16 डेल्टा स्क्वायर जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से एरिया ये होगा। तो आप देखिए ज़रा बच्चे, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मुझे पता है कि हमारे हिसाब से ये है, उसके हिसाब से ये है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद आप जब वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये कंपैरिजन करने के बाद हमारा जो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3a⁴। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a⁴। यहाँ से नहीं करवाऊंगा मैं, कंपैरिजन में डालो। कंपैरिजन में डालते ही आपके जो a स्क्वायर की डेल्टा की वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगी, 3a⁴। और आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ लिख के दे दिया ना तो आपको भाई डायरेक्टली ये ऑप्शन लगा के आनी है एनडीए के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से सबको समझ आया होगा। चलिए, अगर आप बच्चे ये समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और प्लीज़ एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आ रही है आपके पास सारे के सारे अपडेट पहुंच सके। ठीक है जी, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, प्लस हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।